हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 4 जनवरी और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और गाइज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिनिस्टर्स बोलते हैं, जो फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स को दी गई है उस पर अब कोई प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ एन मिनिस्टर्स। मतलब जो मिनिस्टर्स बोलते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स हैं, उन पर अब कोई प्रतिबंध एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्री स्पीच उनकी देखने को मिल जाएगी। और ये आर्टिकल 104 और 105 क्या देता है, प्रिविलेजेस भी देता है। जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या करें, कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ वो वॉयलेशन नहीं कर सकते किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशंस का। और इंटीग्रिटी जिससे बनी रहे, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे इंडिया की, वो नहीं बोल सकते। लेकिन उनके पास क्या है, प्रिविलेजेस है, मतलब वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। और एक और चीज़ की बात करें तो आर्टिकल 121 122 दिया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा जो भी पार्लियामेंट के अंदर बोला जाएगा। और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि पार्लियामेंट्री कोई भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, मतलब कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा और कोई भी उनके करेक्टर पर नहीं बोलेगा। तो स्टेटमेंट आया है, बाय ए मिनिस्टर कांट बी एट्रीब्यूट विसीरियसली टू गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ मिनिस्टर ही स्टेटमेंट के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। पीएम और सीएम उनको डज नॉट हैव ए डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर ऑल द मेंबर्स, सेज बेंस। बेंस ने कहा है कि पूरी तरीके से पीएम और सीएम एक ऐसे हेड नहीं है जो पूरी तरीके से उन्हें क्या करें, डिसिप्लिनरी कंट्रोल में लाएं। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स के ऊपर पीएम और सीएम का कंट्रोल रहे। वो जैसा चाहे ऐसा अपनी उनके पास राइट टू स्पीच है, आर्टिकल 19, वो जैसा चाहे ऐसा बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन ट्यूसडे दैट इज़ ए नो रीज़न टू इम्पोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस। कोई रीज़न ऐसा नहीं है जिसमें हम एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाएं ऑन द राइट टू फ्री स्पीच ऑफ एन मिनिस्टर, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट बी सीरियसली लाइबल फॉर ए डिसरिगार्डिंग रिमार्क मेड बाय देम। मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो उन्होंने बोला है उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके हेड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पीएम सीएम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो उनको हमेशा देखें, उनको डिसिप्लिनरी कंट्रोल में लाएं। सिर्फ या इस आर्टिकल में यही बताया गया था, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया था, इसलिए हमने इसको पढ़ भी लिया। बल्कि स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट और पीएम का स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें हम मेंस में लिख सकते हैं। जहाँ पर प्रिविलेजेस ऑफ मिनिस्टर्स की बात आएगी वहाँ पर ये आर्टिकल लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस राइट में दिया गया है। इस आर्टिकल में एक होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, उनको लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट कराया। उन्होंने कहा है, वी डू नॉट बिलीव इन वॉर। मतलब हम वॉर में बिलीव तो नहीं करते, लेकिन अगर हम आप हमको फ़ाइट के लिए उकसाएंगे तो हम फिर फाइट से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये स्टेटमेंट कब आया है, जब चाइना का ज़्यादा कंसर्न देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। अभी 9 दिसंबर को तवांग वाले हिस्से में भी थोड़ी सी हलचल देखने को मिली, चाइनाज ट्रूप्स और इंडियंस ट्रूप्स के बीच में। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आया। और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेकर। अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और वेस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का, ईस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का, और मिडिल पार्ट हो गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ज़्यादातर क्या देखने को मिलते हैं, इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट ही देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट कब आया है, जब स्ट्रेटेजिक लिंक बना है, एक शिलोंग ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर इन अरुणाचल प्रदेश ऑन ट्यूसडे। मतलब डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया है, एक शिलोंग ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट वार। उनका स्टेटमेंट आया कि इंडिया हमेशा से ही वॉर के अगेंस्ट लड़ रहा है, बट इफ़ इट इज़ इन इम्पोज अपॉन अस, मतलब अगर हम पे इम्पोज करेंगे तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी वार छेड़ सकते हैं, हमारे पास भी बड़ी आर्मी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से स्टेटमेंट आया। तो ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 6 पेज पर दिया गया है। बेसिकली एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल शायद इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत दिन से ये आर्टिकल न्यूज़ में देखने को मिला था और ये अब एडिटोरियल में आ गया। और इस एडिटोरियल में बताया है ऑथर ने कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूटली इज इन ड्यूटी ऑफ स्टेट। मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, क्रूटली तरीके से जो बिहेवियर कर रहे हैं एनिमल के साथ, उसको स्टेट को लेकर उसको प्रिवेंट करना चाहिए। मतलब जैसे कोई फेस्टिविटी होती है, साउथ में बहुत सारी फेस्टिविटी होती हैं जो एनिमल्स से की जाती है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें, जलाई कट्टू जो होती है तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर एनिमल्स के साथ बहुत एट्रोसिटीज़ देखने को मिलती है, अत्याचार देखने को मिलता है। तो ऑथर ने कहा है कि कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि स्टेट क्या करें, उनको इम्प्लीमेंट करे कि एनिमल्स को सेव किया जा सके, एनिमल को प्रिवेंट किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिलीवर किया था एक वर्डिक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ तमिलनाडुज लॉ परमिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ इन जलाईकट्टू इन द स्टेट। मतलब तमिलनाडु का तो अपना लॉ कहता है कि हम जलाईकट्टू को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी उसके ऊपर सुनवाई की थी। यूजुअली हेल्ड ड्यूरिंग द पोंगल सीजन। तो ये कब होता है, पोंगल सीजन के अंदर होता है। जलाईकट्टू एक स्पोर्ट है वेयर मैन compete अगेंस्ट ईच अदर टू होल्ड और टू इन हम्प्स ऑफ एन एजिटेटेड बुल्स। मतलब एक आदमी आपस में क्या करते हैं, बुल्स को रन कराते हैं, दैट आर रिलीज इन टू एन ओपन एरिया, फिर उन्हें ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है। 2014 में बात करें, 2014 की बात करें तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने वर्सेस ए नगुराजा ए टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था जलाईकट्टू को इलीजिटिमेट, मतलब इलीगल। कोर्ट ने फाउंड किया था प्रैक्टिस को वाज क्रूल एंड कोज द एनिमल अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। मतलब हम एनिमल को क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी उसे पेन और सफरिंग दे रहे हैं। अगर एनिमल राइट्स और सेफ्टी की बात करें तो ओरल आर्ग्यूमेंट्स मेड इन द केस, मतलब ओरल आर्ग्यूमेंट्स भी आए हैं इस केस में। ये दिखाते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द इश्यूज involved in the disputes here are. In some ways, the hearing also underlines the deficiencies inherent in the Constitution when it comes into the addressing questions of animal welfare. मतलब ये इस चीज़ पर बताया गया है कि किस तरीके से हमें एनिमल राइट्स और सेफ्टी की बात करनी चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हमने कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो डिसीजन दिया उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और कोर्ट चूज करे एक रिजोल्यूशन क्वेश्चन पोज टू बी इन कुड कम टू हैव एन डीप बेयरिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ एनिमल राइट्स एंड सेफ्टी इन आवर कंट्री। मतलब जो रिजोल्व करना चाहिए कोर्ट को, ये क्वेश्चंस को रिजोल्व करना चाहिए और किसी भी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर एनिमल राइट्स और सेफ्टी को लेकर बात करनी चाहिए हमेशा ही। अब पेटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन कैन ब्रॉडली बी मेड ऑन 2 ग्राउंड्स। मतलब जुडिशियल रिव्यू 2 ग्राउंड्स पर लिया जा सकता है। वन ऑन whether the legislature possesses the competence to enact the law and 2 on whether the law violates one or other the fundamental rights। मतलब एक तो लिया जा सकता है कि किस तरीके से हम कॉम्पिटेंस पर बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर पजिस द कॉम्पिटेंस, मतलब लेजिस्लेचर किस तरीके से कॉम्पिटेंस को पजिस कर रहा है। दूसरा है कि हम किस तरीके से वॉयलेट्स कर रहे हैं किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, उस चीज़ को लेकर पेटिशनर बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी के फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं, किस तरीके से हम किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर सकते हैं। अब हमें एनिमल्स के अराउंड हमें क्या करनी चाहिए, केयर देनी चाहिए उन्हें, केयर टूवर्ड्स एनिमल ऑन एनी रीजनेबल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग देखें, इट माई बी डिफिकल्ट टू होल्ड दैट एनिमल्स आर प्रमोज्ड राइट्स टू लाइफ। मतलब एनिमल्स को भी क्या देनी चाहिए, राइट टू लाइफ देनी चाहिए और पर्सनल लिबर्टी देनी चाहिए। यह आर्टिकल 21 और इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और एक कंक्लूजन लाया गया है टू द डिफेक्ट could well lead to an major consequence. Argument in favor of personalized invariably spring out of belief that animals, especially certain kind of animals such as apes, elephants and whales, SARS मच इन कॉमन विद ह्यूमन बींग्स। मतलब इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें सेव करना चाहिए, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है। एप्स को, एलिफेंट को, वेल्स को, सार्स को और ह्यूमन बींग के साथ इनको कॉमन देखा गया। बट एज द फिलोसफर नार्था नुसोबम कहते हैं कि ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स एनिमल नीड्स टू हार्डली ओरिजिनेट आउट ऑफ द सिमिलरिटीज टू देम। वी मस्ट इंस्टेड सी ईच ऑफ फ्रॉम फॉर्म ऑफ एन एनिमल लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड स्ट्रेंजर्स। मतलब हमें कैसा देखना चाहिए, अगर ये एनिमल रहेंगे तो हमारी लाइफ भी क्या बनी रहेगी, ब्यूटीफुल बनी रहेगी।
एनिमल लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी, मतलब एनिमल लाइफ को हमें किस चीज़ में बनाना है, ब्यूटी में बनाना है। अभी आर्टिकल भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है, इससे नेक्स्ट पेज पर। इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से डायबिटीज़ के बीच में लिंक देखने को मिला है वेल्थ को लेकर और अवेयरनेस को लेकर, मतलब हम कितना अवेयरनेस लेकर अपने जागरूक हैं डायबिटीज़ को लेकर। डायबिटीज़ बेसिकली क्या होती है, जब शुगर लेवल एट ए हाईएस्ट लेवल पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो ए पर्सन विद ए हायर अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ हैज़ ए बेटर चांस ऑफ बीटिंग द डिसीज़, मतलब अगर किसी पर्सन को जागे हम जागरूक करेंगे, ज़्यादा अगर हम जागरूक कर देंगे किसी पर्सन को डायबिटीज़ को लेकर, तो उसके बेटर चांस है कि वो उस डिसीज़ से लड़ पाए, उस डिसीज़ से वो लड़ पाए रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ लेवल, मतलब उसका अगर वो पुअर भी है तो फिर भी वो उससे लड़ सकता है। मतलब ये वेल्थ को लेकर बात करिए, मतलब जिसके पास पैसा है सिर्फ वही डायबिटीज़ से नहीं लड़ सकता, जिसके पास अगर पैसा भी नहीं है और उसको अवेयर कराया जाए तो डायबिटीज़ से लड़ सकता है। तो डायबिटीज़ इज़ ऑफन डब्ड ए रिच मैंस डिसीज़, मतलब डायबिटीज़ को हमेशा से ही ऐसे देखा गया है ये कि रिच मैन की डिसीज़ है। स्टडीज़ दिखाती हैं किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, विच इंक्लूड सेडेंट्री वर्क एंड पुअर डाइटरीज चूज इज ऑफन लेड टू एन डायबिटीज़, मतलब ये दिखाया गया है कि पुअर डाइटरी जो होती है, पुअर की जो डाइट होती है उसकी वजह से ये ज़्यादा देखने को मिली है डायबिटीज़। डाटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 के द्वारा जो कंडक्ट हुआ था 2019 से 2021 के बीच का। ये एग्री करता है इस चीज़ को, हाइपोथेसिस है ये, क्या है एक हाइपोथेसिस देखने को मिल जाएगी। से पर्सन विद हाई रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल वाज लोवेस्ट in the poorest 20% of the household in Indian while it was in highest in richest 20%, मतलब अगर ये डाटा है कि पुअरेस्ट में बहुत कम देखने को मिली है ये बीमारी, 20% से कम देखने को मिली है, जबकि 20% ज़्यादा किस में देखने को मिली है, 20% ज़्यादा देखने को मिली है किस में, जो रिचेस्ट मैन है। among those women who had not among those women who had not completed even 1 year of schooling, मतलब ऐसी औरतें जिन्होंने क्या की है, अपनी 1 year ऑफ स्कूलिंग को भी कंप्लीट नहीं किया है। 17.4% वर आइदर ऑन मेडिकेशंस टू कंट्रोल डायबिटीज़, मतलब उन वो मेडिकेशन करती हैं इस चीज़ को लेकर, मेडिकेशंस लेती हैं इसको लेकर कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। और हैड ए रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 mg/dl among women who has completed less than 5 years of schooling. Figure was 19.1%. However, among those women who had completed more than 11 years of schooling, the figure was only 8.4%, a difference of 9% 10% point. अब हमने डायबिटीज़ के बारे में और उसको अवेयरनेस के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से जो बेनिफिशरीज रहेंगे उड़ीसा में उनको 5 kg ऑफ राइस मिलेगा इस मंथ से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। और ये किसके अंडर दिया गया है, SFSS के अंदर। अभी कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NF के अंदर, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, NFSA के अंदर 80 करोड़ लोगों को क्या किया था, बेनिफिशरीज लाया था, मतलब इस साल भी उन्हें क्या मिलेगा, राइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने, मतलब स्टेट में भी ये चीज़ लागू हो रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब 5 किलो राइस इस मंथ से क्या होगा, फ्री मिलेगा, जो SFSS के अंदर आएंगे। SFSS बेसिकली है क्या, स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है। तो 9.05 द नंबर ऑफ उड़ीसा स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम SFSS बेनिफिशरीज जो रिसीव किया है, जिन्होंने 5 kg ऑफ राइस पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, मतलब 12 महीनों तक उन्हें क्या मिलेगा, ये सब 5 किलो राइस फ्री मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने कहा है इनिशिएटिव्स को शुरू किया गया था ऑन जनवरी 23, विल एंटेल इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 185 करोड़, मतलब इसमें कितना खर्चा आएगा, 185 करोड़ का खर्चा आएगा। विच विल बी इन मेट बाय इन स्टेक चेकर, जो स्टेक चेकर के द्वारा इसको चेक किया जाएगा। अब देख लिया हमने इस आर्टिकल को, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इससे नीचे ही दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से जो इजराइल की ऑक्यूपेसी है, मतलब इजराइल का ऑक्यूपेशन है किसके ऊपर, फ़िलिस्तीन के ऊपर, वो लीगल है या नहीं है। ये आर्टिकल क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि जो इजराइल के बेन जीवर हैं उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने मस्जिद उल अक्सा, मतलब अल अक्सा पे क्या किया है, उन्होंने विज़िट किया है।
तो फ़िलिस्तीनियों ने क्या किया है, कन्फ्लिक्ट किया है, उन चीज़ का वायलेशन किया है, मना करा है उस चीज़ को, क्या ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, उनको विजिट नहीं करना चाहिए अलेक्सा पे, जो कि जेरूसलम में देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ पर यह एडिटोरियल आया और इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से इसराइल का ऑक्यूपेशन देखने को मिला है फ़िलिस्तीन के ऊपर, क्योंकि पहले जो इसराइल वाला पूरा एरिया था वो किसका हुआ करता था, फ़िलिस्तीन का हुआ करता था, और इसराइल ने इसको धीरे धीरे करके क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये स्टोरी अगर हम पूरी देखें तो ये दिखाया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये ख़त्म कर दिया है 2022 के एंड में एक रिजोल्यूशन को पास करते हुए, दैट सेज द बॉडीज हायर कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बॉडी को देखकर, टू रेंडर इट्स ओपिनियन ऑन द लीगल कंसिक्वेंसी ऑफ इसराइल प्रोलॉन्ज ऑक्यूपेशन ऑफ फ़लस्तीन लैंड। मतलब ये बिल्कुल लीगल कर दिया है, जो इसराइल ने ऑक्यूपाई किया है फ़िलिस्तीन को, लैंड को, फ़िलिस्तीनियन की लैंड को, वो बिल्कुल क्या है, लीगल है। रिजोल्यूशन को पास किया गया विद 87 मेंबर कंट्रीज़, उन्होंने इस चीज़ को फेवरेबल किया है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ तो इसको क्या करती थी, अभी कंट्रीज़ भी रिकोनाइज नहीं करती थी इसराइल को, जो उसने पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन को कब्जा कर लिया। लेकिन अब UNGA ने इस जो मामले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। 87 मेंबर ने इस कंट्रीज़ के फेवर में क्या दिया है, वोट किया है। और अपोज कितने के ने किया है, 26 कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग US और इसराइल वोटिंग अगेंस्ट इट। मतलब US ने भी क्या करा है, इसराइल के अगेंस्ट वोट करी है। इंडिया वाज वन ऑफ द 53 कंट्रीज़ दैट abstained फ्रॉम द वोट। मतलब इंडिया ने क्या करा है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने इस चीज़ से क्या है, abstent। इंडिया ने कुछ भी ना इसराइल को कहा ना फ़िलिस्तीन को कहा, इंडिया ने अपनी वोट को abstain कर लिया। तो हाउ हैज़ इसराइल अल्टर्ड ऑक्यूपेशन ऑफ फ़िलिस्तीन लैंड ओवर द ईयर्स, मतलब किस तरीके से कब्जा करा है फ़िलिस्तीनियन लैंड पे अगर इसराइल की बात करें ओवर द ईयर्स। तो ऑफिशियली इसराइल स्टैटिक्स ये दिखाता है कि ज्यूस सेटल्स एग्जिस्टिंग इन द हिस्टोरिकल फ़िलिस्तीन एवन बिफोर द स्टेट ऑफ इसराइल वाज डिक्लेयर्ड इन 1948। मतलब फ़िलिस्तीन के अंदर ही शुरू से ज्यूस देखने को मिलेंगे। एक इसराइल का स्टैटिक्स डाटा दिखाता है कि फ़िलिस्तीन के अंदर शुरू से ही ज्यूस देखने को मिलेंगे, जब से इसराइल बना भी नहीं था 1948 से भी पहले। UNGA रिजोल्यूशन को लाया गया साउथ टू विन पार्टीशन ब्रिटिश मैंडेट फ़िलिस्तीन, बट एज द UN पार्टीशन प्लान वाज इन रिजेक्टेड बाय द अरब्स। पहले एक UN पार्टीशन प्लान को भी लाया गया था और फिर उसको अरब्स कंट्री ने रिजेक्ट भी कर दिया था। एंड ब्रिटिश मैंडेट वाज कमिंग टू एन एंड, और जियोनिस्ट वेंट अहेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। फिर जियोनिस्ट ने क्या कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। ट्रैगिंग द फर्स्ट अरब इसराइल वार हुआ, फिर अरब और इसराइल वार हुआ। व्हेन द वार वाज ओवर, जब वार ख़त्म हो गया तो इसराइल ने कैप्चर कर ली बहुत सारी टेरिटरीज़। देन व्हाट द UN प्लान, जो UN प्लान में भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा क्या कर ली, टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया। हैड प्रपोज एंड सम फ़िलिस्तीनियन वर डिस्पेस, मतलब इतने ज़्यादा फ़िलिस्तीनियन को क्या कर दिया, डिस्पेस कर दिया गया। अब व्हाट डज द रेजोल्यूशन सीक टू डू, अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या है इस चीज़ का, जो UNGA ने अभी दिया है। तो रिजोल्यूशन को पास किया गया था UNGA के द्वारा दिसंबर 30 में, और सुप्रीम ICJ से पूछा, जो कि एक इंटरनेशनल कोर्ट है, जो प्रोवाइड कराई इट्स एडवाइजरी ओपिनियन, वो एक एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करें ऑन द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इसराइल ऑक्यूपेशन। इसराइल के ऑक्यूपेशन को लेकर वो एक लीगल कॉन्सिक्वेंस प्रोवाइड करा, ये UNGA ने कहा था ICJ से। तो हाउ डज़ द न्यू इसराइली गवर्नमेंट लुक एट द कन्फ्लिक्ट विद फ़िलिस्तीन, मतलब एक अभी न्यू इसराइली गवर्नमेंट भी आई है, और न्यू क्या बोले उसको, बेंजामिन नेतन्याहू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद में फिर नई प्राइम मिनिस्टर आए, फिर ये आए दोबारा बेंजामिन नेतन्याहू। तो फिर दोबारा से क्या आई है, इसराइल में वही गवर्नमेंट आई है। तो UN रिजोल्यूशन कोइंसाइड्स करता है विद द रिटर्न ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू एज इसराइल प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6th टाइम, मतलब 6 बार में 6th टाइम क्या हुए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसराइल के लेकर। अभी आर्टिकल भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो द डेली क्विज में दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, बुर्ज खलीफा की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट आपको क्या देखने को मिलेगी, बिल्डिंग देखने को मिलेगी, और जनवरी 4 2010 में इसको किया गया था, पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। मतलब इस दिन क्या हुआ था, इसका जन्मदिन सही हुआ था, मतलब कंस्ट्रक्शन इसका फिनिक्स हो गया था, फिर उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो इस आर्टिकल को हमें क्या करना है, बुर्ज खलीफा के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बुर्ज खलीफा की बात करें तो अरब प्रोनाउंसिएशन में खलीफा टावर इसको बोलते हैं। इसको हम बुर्ज दुबई भी बोलते हैं। प्रायर टू इट इनोग्रेशन इन 2010 में जब इसकी इनोग्रेशन की थी,
8 to 9.8 is in skyscraper in Dubai, यूनाइटेड अरब अमीराट्स. इट इज़ नोन फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग. ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है? क्योंकि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जिसकी हाइट आपको टोटल हाइट 2722 फीट देखने को मिल जाएगी, और जस्ट अवर ए हाफ एन माइल, मतलब हाफ एन माइल से भी ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगी. एंड ए रूफ हाइट इसकी एक्सक्लूडिंग एंटीना, मतलब इस हाइट के अंदर रूफ हाइट को हटाया गया है जिसके अंदर एंटीना आता है, बट इंक्लूड किया गया है 242.6 मीटर स्पायर ऑफ 2 मीटर 2717 फीट. बुर्ज खलीफा हैज़ बिन द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर और बिल्डिंग है पूरे दुनिया के अंदर सिंस इट्स टॉपिंग आउट इन द प्रीवियस होल्डर ऑफ दैट स्टेटस सप्लेटिंग तपाई 2009. कंस्ट्रक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा जो शुरू हुआ था, द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज री इन्फोर्स कंक्रीट एंड सम ऑफ द 2009 में. तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ? 2009 में. विद द एक्सटीरियर कंप्लीटेड 5 ईयर्स लेटर इन 2004. 2010 बिल्डिंग वाज ओपन इन स्ट्रक्चर स्टील फॉर द बिल्डिंग originate from the Palace of the Republic in Eastern Berlin. Former East German Parliament as part of a new development called Downtown Dubai. इसको डिज़ाइन किया गया सेंटर पीस ऑफ ए लार्ज स्केल, मतलब इसकी बिल्डिंगों को ऐसे डिज़ाइन किया, मतलब एक बिल्डिंग बनाई फिर दूसरी बिल्डिंग बनाई, ऐसे पूरी तरीके से नहीं बनाई गई एकदम, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग थी ना. मिक्स यूज़ डेवलपमेंट इसका हुआ. डिसीजन इसका कंस्ट्रक्शन को लेकर आया था, बिल्डिंग को बेस किया गया था गवर्नमेंट डिसीजन को लेकर, जिससे हम डाइवर्सिफाई बना सकें फ्रॉम एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी एंड फॉर दुबई टू गेन इंटरनेशनल रिकोनाइजेशन, मतलब दुबई को क्या मिल सके? एक इंटरनेशनल रिकोनाइजेशन मिल सके. द बिल्डिंग इज़ नेम टू इट्स ओनर ऑफ एन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स खलीफा बिन जैद अल नयम. तो बिल्डिंग का नाम कहाँ से आया है? जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीराट्स के, खलीफा बिन जायद अल नहयान से. अबू दुबई एंड द यूएई गवर्नमेंट लेंट दुबई 6 वर्ल्ड मनी टू पे इट्स डेब्ट्स. बिल्डिंग ब्रोक न्यूमरस हाइट्स रिकॉर्ड्स. बिल्डिंग ने क्या कर दिए? सारे के सारे हाइट्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, इंक्लूडिंग इट्स डेजिग्नेशंस एज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. तो इसको फिर डेजिग्नेट किया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, बुर्ज खलीफा. अब हमने बुर्ज खलीफा के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ट्वेल्थ पेज पर दिया गया है न्यूज़ में. ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इस आर्टिकल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसर्न दिखाया है स्मॉल फिशरमैन्स पर, जो कि पर्स सीन नेट से क्या कर रहे हैं? हिट हो रहे हैं. मतलब सुप्रीम कोर्ट रेज हिज कंसर्न ऑन स्मॉल फिशरमैन हिट बाय पर्स सीन नेट्स. मतलब जो स्मॉल फिशरमैन है वो हिट हो रहे हैं पर्शियन नेट्स. पर्शियन नेट्स बेसिकली एक आपको फ़िशिंग का ज़रिया देखने को मिल जाएगा जिससे फ़िशिंग होती है. एक बोट में नेट्स बांध दी जाती है जिससे क्या होती है? फ़िशिंग होती है. और उससे क्या बहुत कंसर्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस नेट्स के अंदर जो आपको जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी सी के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट होती है, और इसको लेकर कंसर्न भी जताया गया है. कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि वो एक एफिडेविट को फाइल करें कि एक इंटरिम सॉल्यूशन लाया जाए वाइल हियरिंग ए प्ले अगेंस्ट रिवर्सल ऑफ तमिलनाडु ऑर्डर्स बैनिंग सच फिशिंग इन डीप सी. मतलब एक टेम्पररी सॉल्यूशन लाया जाए वाइल हियरिंग ए प्ले अगेंस्ट रिवर्सल ऑफ एन तमिलनाडु बॉर्डर बैनिंग सच फिशिंग इन डीप सी. Supreme Court on Tuesday asked the center what would happen to the small and transitional fishermen in the state of Tamil Nadu if affluent purse-seine fishermen or mechanized boats are allowed to operate beyond the 12 nautical miles territories waters and end up catching hundreds of tons of fish. मतलब जो आपको स्मॉल फिशरमैन देखने को मिल जाएंगे, उनका क्या होगा अगर इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया. और इस प्रैक्टिस को बेसिकली बैन किया गया डीप सी के लिए, क्योंकि डीप सी पर आपको किसका कंट्रोल? 12 नॉटिकल माइल्स तक जो कंट्री होती है उसका ही कंट्रोल देखने को मिल जाएगा. फिर एक एक्सक्लूसिव जोन भी आता है और 200 नॉटिकल माइल्स तक, फिर वहाँ पर भी कंट्रीज़ का क्या देखने को मिलता है? कंट्रोल देखने को मिलता है. फिर उसके बाद एक डीप सी आता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है? गवर्नमेंट से पूछा है कि स्मॉल और ट्रांजिशनल फिशरमैन का क्या होगा इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु अगर आप पर्सियन फिशरमैन टेक्निक्स को बंद कर देंगे डीप सी के अंदर. तो ये आर्टिकल दोबारा भी आएगा, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है.
तो गाइज़ आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।